सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। दोस्तों, लास्ट वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 12 को, जिसके तहत राज्य की परिभाषा के तहत देखा था हमने कौन कौन से संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जो राज्य की परिभाषा के तहत आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 13 को, जिसके तहत जो है कुछ असंगत विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी विधियाँ जो मूल अधिकारों को कम करती हैं, उनका हनन करती हैं, उनको ख़त्म करती हैं, वह कैसी होंगी, मान्य होंगी, अमान्य होंगी, शून्य होंगी, उस पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल नंबर जो 13 है इसी को डील करता है। आर्टिकल नंबर 13 जो है इन्हीं बातों को डील करता है, ठीक है, कि मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ को जो है डील करता है। इसको लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ। असंगत मतलब जो संगत न करती हो मूल अधिकारों के साथ, यानी उनका हनन करती हूँ, उन्हें कम करती हूँ, ऐसी सभी विधियाँ शून्य होंगी। ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 यही डिफाइन करता है कि कोई भी ऐसा विधान, कानून जो मूल अधिकारों को कम करे, उनका हनन करे, वह शून्य होंगी, मतलब वह मान्य नहीं होंगी। ठीक है। उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा कौन करता है, आप सबको पता है, माननीय कोर्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्चतम न्यायालय। ये दोनों जो है क्या कहते हैं, किसी भी विधान को चेक कर सकते हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो भी कर सकते हैं, और कुछ भी वायलेशन हो रहा है तो उसका भी जो है रिव्यू ले सकते हैं कि भाई कानून बनाने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। ठीक है। तो ऐसे सारे कानून जो है शून्य माने जाएंगे। ठीक है। मान लीजिए भारत की संसद ने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जिससे किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, कोई बंदा जाएगा, बोलेगा भाई ये कानून बना है, ये हमारे फंडामेंटल, इस वाले फंडामेंटल राइट्स को जो है ब्रिज कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। ठीक है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या आएगी, आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो है उस कानून को रिव्यू करोगी, समझेगी। अगर वो कानून सच में जो है किसी के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो उसे जो है गैर संवैधानिक घोषित कर देगी, या कह लीजिए उसे ख़त्म कर देगी कि इसे फिर से बनाइए। ठीक है। तो इस प्रकार का जो है प्रावधान आर्टिकल नंबर जो है 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत कुछ प्रावधान, कुछ चीज़ों के लिए जो है हाई कोर्ट के पास राइट्स हैं। ये हाई कोर्ट में भी जाके जो है आप अपील कर सकते हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो रहा है किसी विधान के तहत, किसी कानून के तहत जो सरकार ने बनाया हो, किसी एजेंसी ने बनाया हो सरकार की, या सरकार की कोई जो है इकाई हो, जो प्राइवेट इकाई हो या सरकारी हो, उसने कोई ऐसा विधान बनाया है जिससे फंडामेंटल राइट्स जो है कम हो रहा है, तो वह जो है आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो विधि शब्द है, ये विधियाँ या विधि शब्द में कुछ चीज़ें जोड़ी दी गई हैं जिससे जो है विधि की परिभाषा बहुत व्यापक कर दी गई है। ठीक है। विधि मतलब कानून हो गया। अब कानून, कौन सा कानून, किसने बनाया, कैसे बनाया, ये तो डिफाइन नहीं हो रहा है। तो संसद ने कह लीजिए, या फिर कह लीजिए भारतीय संविधान ने विधि को बहुत ही डिफाइन कर रखा है आर्टिकल नंबर 13 के तहत, कि विधि का मतलब क्या है, कौन कौन से संस्थान हैं जो विधि बनाएंगे, और उनसे अगर वायलेशन हो रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगी विधि। तो विधि को समझते हैं, विधि के अंदर कौन कौन सी विधि हो सकती है। देखिए, पहली विधि है, ए डालते हैं हेडिंग, स्थायी विधियाँ। स्थायी विधियाँ, ठीक है। स्थायी विधियाँ कौन बनाता है भाई, संसद बनाती है, पार्लियामेंट भारत की बनाती है, राज्य के विधानमंडल बनाते हैं, यही लोग तो बनाते हैं स्थायी विधियाँ। ठीक है। चाहे वो भारत की संसद हो या फिर किसी राज्य का विधानमंडल हो, इनके द्वारा बनाई गई विधियों को स्थायी विधियाँ कहते हैं। स्थायी मतलब अब ये बन गया तो बन गया, बन गया तो मतलब बन गया। बात की सरकार हो सकता है टाइम के साथ उसे चेंज कर दे, हटा दे, वो अलग बात है, बट ये जो है नेचर में आ गया, इसे लागू कर दिया गया, राजपत्र में छाप छूप के लागू कर दिया गया। इस ऐसी विधियों को कहते हैं स्थायी विधियाँ। ठीक है। जो कि संसद और विधानमंडल द्वारा पारित होती हैं, संसद करे या राज्य विधानमंडल करे, कोई कानून पास करता है, ऐसी विधियों को स्थायी विधियाँ कहते हैं। ठीक है।
दूसरी होती है बी वाली, अस्थायी विधियाँ। अस्थायी विधियाँ ये कुछ टाइम के लिए होती हैं। अस्थायी मतलब टेम्परेरी है, तो कुछ टाइम के लिए होती हैं। जैसे अध्यादेश, राष्ट्रपति भारत का अध्यादेश जारी करता है कि राष्ट्र के हित के लिए तत्काल प्रभाव से जो ये फैसला लेना अनिवार्य है, तो जो है मैं अध्यादेश जारी करता हूँ। राष्ट्रपति ऐसे नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट करने के बाद जो है क्या कहते हैं, तब जाके अध्यादेश जो है जारी होता है। तो ऐसी विधियों को जो है अस्थायी विधियाँ होती हैं, क्योंकि 6 महीने बाद वो खत्म हो जाती हैं। राष्ट्रपति चाहे दोबारा अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अस्थायी रहेंगी, परमानेंट नहीं होता। परमानेंट लाज होता है कानून पास करो, विधि बनाओ, कानून बनाओ, और कानून बनाने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत जो है कानून बनते हैं। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, वो आर्टिकल नंबर 21 पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, पहला इतना जान लीजिए। तो अस्थायी विधियाँ जैसे राष्ट्रपति कह लीजिए, या फिर राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, ठीक है, ऐसी विधियों को अस्थायी विधियां कहते हैं। तीसरे में आता है भाई, कोई उपविधि हो, एक विधि थी लेकिन उसमें कुछ जोड़ दिया गया तो वो उपविधि हो गई, ठीक है। या कोई नियम हो गया, लोकल स्तर पे बनाया गया, कोई आदेश दे दिया गया। डीएम साहब आदेश देते रहते हैं ना राज्य में, अपने जिले में संचालन के लिए, तो डीएम कोई आदेश दे दिया कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उसमें अगर वायलेशन होता है तो भी, ठीक है। अधिसूचना कोई जारी की गई पटल पे भारत के नागरिकों के लिए, तो ऐसे जो नियम, इसके द्वारा जो क्या कहते हैं प्रभाव में जो नियम आते हैं इन कारणों के द्वारा, तो ऐसे अगर कोई नियम आते हैं, कानून आता है, उससे भी अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। चौथा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, विधि के गैर विधायी स्रोत, गैर विधायी स्रोत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विधि के गैर विधायी स्रोत, ये क्या होता है भाई, इसे कहते हैं रूढ़ी मान लीजिए, या कोई प्रथा। भारत में बहुत ज़्यादा रूढ़ी और प्रथाओं का देश है, ठीक है। और रूढ़ी और प्रथा का धर्म से कोई मतलब नहीं, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। धर्म अलग चीज़ है, रूढ़ी प्रथा अलग है। रूढ़ी जो समाज बनाता है, धर्म जो है बहुत तपस्या के बाद बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए भारत में कोई रूढ़ी है या कोई प्रथा है जिससे किसी व्यक्ति या किसी पर्सन या कोई महिला पुरुष किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो सारी रूढ़ी प्रथाएं जो हैं जीरो हो जाएंगी, मान्य नहीं होंगी, ठीक है। स्टेट उन्हें लागू नहीं करेगा। इसे कहते हैं गैर विधि के गैर विधायी स्रोत, गैर विधायी स्रोत हैं ये सब, ठीक है। ऐसे विधायी स्रोत है कि कोई प्रथा चल जाए कि बाएं जेब में जो है 10 रुपये रख के चलना है, दाएं जेब में, तो सब लोग जो है 10 रुपये लेके चलने लगते हैं कि ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होगा। तो ऐसी प्रथाएं बन जाती है मार्केट में, ठीक है। और उससे अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहा है तो बंद करनी पड़ेगी ऐसी प्रथा। ये एक उदाहरण मात्र है, जेब में 10 रुपये रखने से कुछ होता नहीं, किसी का फंडामेंटल राइट्स नहीं खत्म होता, ठीक है। बट इसकी मदद से, इसकी सहायता से मोदी सरकार ने 2019 में ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया है। थोड़ा सा मैं डीप में जाता हूँ, समझाता हूँ आपको। ट्रिपल तलाक ख़त्म कैसे हुआ, क्योंकि इस्लाम के मानने वाले कहते हैं तो हमारा कल्चर है, ये तो हमारे धर्म का हिस्सा है, तो इसको तो नहीं ख़त्म होने देंगे। तो मोदी साहब ने जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था, जो तत्काल में दे देते थे तलाक तलाक तलाक, उसको जो है इसकी मदद से जो है ख़त्म किया गया है। क्योंकि जो है ट्रिपल तलाक विधि के गैर विधायी स्रोतों में से एक था, एक रूढ़ी थी, एक प्रथा थी। कैसे समझते हैं, देखिए जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आप देखिए 25 से 28 तक, आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का राइट्स मिला हुआ है। तो सब लोग अपने धर्म को प्रैक्टिस करो। तो मुसलमान यही कह के बच लेता था कि चूंकि राइट्स मिला हुआ तो हम प्रैक्टिस कर रहे, दे रहे ट्रिपल तलाक, मस्ती में खूब, नमक कम है दे दिया ट्रिपल तलाक। वाइफ घर से लेट आई, थोड़ा कहीं से बाहर से घर पे लेट आई, दे दिया ट्रिपल तलाक। कपड़े धुलने के लिए बोला, नहीं धुले, दे दिया ट्रिपल तलाक। वो मनमानी कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, समाज में जो है बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ट्रिपल तलाक हो गया,
छूटा छुट्टी हो गया। अब अगर शादी करना चाहे दोबारा वो बंदा तो शादी नहीं कर सकता था, उसको एक पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था कि उसको किसी और के साथ एक शादी करनी पड़ेगी उस लड़की को, फिर उसके साथ सेक्स करना पड़ेगा, देन उसके बाद वो डाइवर्स देगा, फिर आपको जो है विवाह करने का चांस मिलेगा। तो इससे कई से लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती थी इस प्रथा से। तो मोदी साहब ने ट्रिपल तलाक पे चोट किया। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं वेस्टर्न एशिया में, वहाँ के जो फंडामेंटल्स इस्लाम था उसको उठा के ला के यहाँ पर स्टडी हुआ, और स्टडी करने के बाद पता चला जो ट्रिपल तलाक है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक दो प्रकार का होता है। एक होता है आज दे दिया एक तलाक, फिर दूसरा कल बोला, तीसरा 3 महीने बाद बोला। भारत में क्या था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था, एक बार में तलाक 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 बोल के ख़त्म मामला। तो जब अरब देशों से या मुस्लिम देशों से फंडामेंटल इस्लाम को मंगाया गया, उसकी स्टडी की गई, उसमें देखा गया कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, तो जब इस्लाम का हिस्सा नहीं है तो 25 से 28 से मिले के तहत मिले हुए जो धर्म की स्वतंत्रता है मान्य ही नहीं है, कि चूँकि इस्लाम का हिस्सा नहीं तो यहाँ मानोगे नहीं, धर्म की स्वतंत्रता तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस जो है ये थी, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम का पार्ट नहीं था। इसके तहत क्या हुआ, 25 से 28 के अंतर्गत मिला हुआ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो लागू था, बट ये चूँकि इस्लाम का हिस्सा नहीं था तो आप ये वाला बहाना करके इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। अब तीसरा मुद्दा बनाया, चूँकि आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है कि राज्य, आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है कि राज्य जो है किसी व्यक्ति के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य भी नहीं करेगा और लोग भी नहीं करेंगे। अब चूँकि ट्रिपल तलाक में क्या है, महिला के साथ जो है भेदभाव हो रहा था, पुरुष के पास तो राइट्स था तलाक दे दे, महिला के पास जो राइट्स नहीं था कि वो तलाक दे दे। तो क्या हुआ, लिंग के आधार पे जो है भेदभाव हो रहा था ना। तो आर्टिकल नंबर 15 का हवाला देके मोदी सरकार ने कहा कि आप जो है भाई लिंग के आधार पे जो है भेदभाव हो रहा है, जबकि इस्लाम में ट्रिपल तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट है ट्रिपल तलाक का, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का नहीं है। तो चूंकि अब ये इस्लाम का पार्ट्स नहीं है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, और इसके तहत जो है लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था, ठीक है, इस्लाम का पार्ट भी नहीं था, तो क्या था, ये एक रूढ़ी थी, एक प्रथा था। अब चूंकि रूढ़ी है, प्रथा है, विधि के गैर विधायी स्रोत के तहत आता है, तो जब भी कोई रूढ़ी या प्रथा विधि के गैर विधायी स्रोत की तरफ बिहेव करेगी, फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट करेगी, कम करेगी, हनन करेगी, तो फिर क्या होगा, ख़त्म ही होगा। तो इसी के जो है थ्रू जो है इन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम का पार्ट्स नहीं था, मतलब रूढ़ी थी, प्रथा थी, और ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही थी। आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है कि लिंग के आधार पे राज्य कभी भी विभेद नहीं करेगा और नागरिक भी नहीं करेंगे, जबकि मुसलमानों के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा था। लिंग के आधार पे उन्हें ट्रिपल तलाक की वेदना सहनी पड़ रही थी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे वीडियो फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी जो है मूल अधिकारों से असंगत विधियों की। इसके तहत जो ये सारी चीज़ें हैं, जितने भी कानून है, विधान है, इनके माध्यम से अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो ये सारे विधान खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएंगे। दूसरी बात आती है जो संविधान संशोधन है, भारत में संविधान संशोधन भी होता है। तो संविधान संशोधन कोई एक विधि नहीं है, एक प्रोसीजर है। ठीक है, संविधान संशोधन क्या है, कोई विधि नहीं बल्कि एक प्रोसीजर है। लेकिन वहाँ भी केस है, अगर उस प्रोसीजर के द्वारा, उसके मतलब तरीके के द्वारा संविधान संशोधन करते समय अगर किसी प्रकार का जो है ह्यूमन राइट्स मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसकी समीक्षा की जा सकती है। 1973 में केशवानंद भारती मामला है, बड़ा अच्छा मामला है। उसके तहत कहा गया था कि आप संविधान में संशोधन करो, जितना करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में जो है परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 1973 का केशवानंद भारती मामला कभी पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में इतना ही था। आर्टिकल नंबर 13 में आए थे, आप समझ गए होंगे, सारे कानून इत्यादि सब कुछ समझ गए होंगे।
ठीक है, अब कल से शुरू करेंगे हम आर्टिकल नंबर 14 से, ठीक है, समानता के अधिकार को। ये मूल अधिकारों में पहला अधिकार है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं शुरू करेंगे और आखिर तक चलेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।